श्री मुलायम सिंह यादव जी। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट। या मुलायम सिंह जी, एक मिनट। I was told that George Fernandez will be given next. According to he has written. अच्छा रहेगा जहाँ साहब मेरे बात बोले सबका जवाब One side, that side, one side, this side. अध्यक्ष महोदय, के हिसाब से It was written like that. Now that I have already called him. Yeah, please. Because it is written. I'm sorry, it is written there. हाँ. अध्यक्ष महोदय, वो था आपने भी उनको दिया, उन्होंने भी आपको दिया, सबको दिया। तो इसमें देखिए, ऐसा इंटरप्शन होगा तो दो तीन आदमी उसमें भी कवर नहीं कर सकेंगे। दिक्कत हो जाएगी, वीरेंद्र जी को दिक्कत हो जाएगी। उसमें भी कैसे धोखा दिया था। मुलायम सिंह जी, आप इस तरफ देखिए, उधर। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अब मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। माननीय नेता विरोधी दल और सोमनाथ चटर्जी साहब ने कह दिया है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि कितना भी अफवाहें फैलाइए और चाहे जितना झूठ बोलिए, चाहे असत्य कह लीजिए, झूठ पे आपत्ति हो जाती है। हाँ, अब असत्य कह दिया मैंने, सुधार लिया। चाहे कितना भी असत्य कहिए, लेकिन चुनाव में तो जीता जा सकता है, लेकिन सरकार नहीं चलाई जा सकती अफवाहों के माध्यम से। हमारा समय जोड़ते जाइए साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उनके कमेंट पर आप प्रतिक्रिया मत कीजिएगा। हम बोल ही नहीं रहे। नहीं, आप बात, हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूँ, प्रतिक्रिया मत कीजिएगा। जैसे अभी कहा गया जनादेश, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला और भारतीय जनता पार्टी का कितना जनादेश मिला ये ऑन रिकॉर्ड है। ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई कुल, और कह रहे जन आदेश मिल गया है। और जन आदेश किस बात पर मिला वो आप सबने बता ही दिया। ये कब बदलेंगे, क्या बोलेंगे, इस पर कभी कोई भरोसा नहीं करता, और जनता अब बिल्कुल समझ गई। और फिर हम दोहराना चाहते हैं कि 370 की धारा और राम मंदिर, आचार संहिता, अपराधीकरण और स्वच्छ प्रशासन, योग्य प्रधानमंत्री सब नाकाबिल बैठे हुए। इन अगर मुद्दों पर वोट नहीं मांगा होता तो आपके 79 की जगह 179 की जगह 79 रह जाते। और अडवाणी जी, माननीय अडवाणी जी तो ये सहमत होंगे हमसे। हाँ, सच्चाई है इसमें। लेकिन आप सबसे हम कहना चाहते हैं, और विशेषकर जाट साहब से तो और कहेंगे बाद में, जो अभी तक इंटरव्यू आए हैं उसमें सबने ये कहा है कि अभी हमारा बहुमत नहीं है। जिस दिन हमारा बहुमत हो जाएगा, अकेले भारतीय जनता पार्टी का उसी दिन मंत्र बनेगा, उसी दिन 370 की धारा लागू होगी, उसी दिन समाज आचार संहिता भी लागू की जाएगी। इसका विचार करना जॉर्ज साहब। हम तो जॉर्ज साहब से कह रहे हैं, आप तो परेशान वैसे हो रहे हैं। अपने जिनको हमने कभी कभी नेता माना था, अब नेता मानने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए ये बात कह रहे थे।
क्योंकि आप सहयोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। और इसलिए चुनाव से पहले हमने कहा था कई जगह कि भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, एक दो चुनाव घोषणा पत्र जो जनता के बीच वायदा करते हैं और जब यहाँ आ जाते हैं तो दूसरा कार्यक्रम बना लेते हैं। दो सदस्यताएं हैं जिनके पीछे हमको लड़ना भी पड़ा था, दोहरी सदस्यता, दोहरा चुनाव घोषणा पत्र और दोहरा चरित्र के बारे में करें। और दो नेता हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो इस पार्टी के मुखड़ा हैं या मुखौटा हैं, ये हम नहीं कह रहे। आपकी पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर बैठे पदाधिकारी कह रहे हैं और एक विदेशी दूतावास में कह रहे हैं कि अटल जी हमारी पार्टी के मुखौटा हैं, असली नेता हमारे माननीय अडवाणी जी हैं। तो दूसरे प्रधानमंत्री बहुत जल्दी अगर आपको बहुमत मिल गया तो आप नहीं रहेंगे, फिर असली प्रधानमंत्री आपके साथ रहेंगे। हाँ, देखो इसका बहुत इंतजार नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और इसलिए हमने कहा क्या भाई मान्यवर, कुछ हमारे साथियों ने पीछे से कहा क्या कैसे कहा धोखाधड़ी होती, कैसे बदलाव आ जाता है, कौन मुख्यमंत्री कब आ जाता है, कब प्रधानमंत्री कैसे आ जाता है। इसलिए हमने हमारे अटल जी के भी बहुत पहले गहरे रिश्ते पहले रहे, अब वो नाराज हैं हमसे बहुत ज़्यादा। हमारे नाम लेने में भी परेशानी अब उनको है, हम तो प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए हम सावधान आपको कर रहे हैं। चुनाव तो जीता गया आपके नाम पर, ये सच्चाई स्वीकार करते हम जानते हैं कि किस तरह से आपके नाम पर वोट मिला है, इसको कौन इनकार करता। हमने तो टीवी पे कहा, हो जाए भी कहा, और यहाँ भी स्वीकार करते हैं। आपके नाम पर वोट ज़्यादा मिल गया, मेरे नाम पर कम मिला मेरे नाम पर भी, ऐसा नहीं है, नाम पर मेरे पे भी मिला है। अरे आप शांत प्लीज, हम अरे सब जवाब दे लेंगे। इसलिए हम अटल जी को सावधान करते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए, असली प्रधानमंत्री आपके बगल में ही बैठे हैं और जिनका नाम बहुत जल्दी नागपुर से आ जाएगा। अभी नहीं, अभी क्या हुआ, अभी क्या मंत्रिमंडल अपने मन से बना लिया। गुजरात ने अपने मन से बनाया था, हमारे मन से ही बनाया था। यहाँ नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन से नहीं बने। अगर बने होते तो संघ के एक नेता ने स्वयं कहा है कि हमारे संघ के ही सारे मिनिस्टर होना चाहिए। हम अखबार तो लाए नहीं, वरना हमें आप पढ़ के दिखा देता कहाँ संघ परिवार के एक नेता ने कहा। अभी आप कह रहे थे माननीय जसवंत सिंह आपके बहुत मित्र हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। अब इस तरह सरकार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री बनाए जा रहे थे माननीय जसवंत सिंह, फिर 3 बजे कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मैं अपने पास रखेंगे, और रात में बन गए जसवंत सिंह सिन्हा। वो जसवंत सिंह जी, अब वो यशवंत सिन्हा साहब बन गए। तो जिस सरकार का दिमाग ही स्थिर नहीं है, वो सरकार स्थिर कभी नहीं रह सकती। क्या इसका दिमाग रहा? कितने बार दिमाग बदला, किसको वित्त मंत्रालय मिले, हमारे एडीएम के साथ हमारे साथियों को कैसे माना जाए आगे के लिए, वो नाराज होते हैं। मानिए हमारे बैठे हुए हैं सोमनाथ चटर्जी का कभी भी इस तरह का सेंस नहीं रहा जो उसका अर्थ लगाएगा। खैर वो उनको बुरा लगा तो खैर उसको वापस ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही थी, ये सरकार बैठी हुई, हम इधर बैठे थे, ये खिचड़ी सरकार है, खिचड़ी। अब ये क्या सरकार है, ये है खिचड़ा, ये खिचड़ा, ये खिचड़ा है, खिचड़ा पूरा खिचड़ा। प्लीज
बता देंगे, वो सरकार किसने गिराई मैं बता दूंगा। ये खिचड़ा अगर समझ में हमारे दक्षिण के साथियों को ना आ रहा हो तो उनको जरूर समझा दिए, खिचड़ी तो पच जाती है और खिचड़ा नहीं पचता है। और इसलिए एक भले वही तो मैं कह रहा हूँ, ये खिचड़ा है, वही तो खिचड़ी है। प्लीज मिस्टर रावत। मुलायम सिंह जी, आप कहते हैं कि खिचड़ी पचती नहीं है, जो खिचड़ी पकती नहीं है वो पचती नहीं है, और आपकी खिचड़ी पकी नहीं थी इसलिए पची नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि खिचड़ी पच जाती है, खिचड़ा पचता नहीं है, खिचड़ा है, यही तो हम कह रहे हैं। जहाँ तक है मानव नैतिकता का आधार है और नैतिकता की बड़ी चर्चा होती है हमेशा, नैतिकता और जी दो बातें बहुत इधर हमारे साथी हमारे मित्र वर्ग करते हैं। कितनी नैतिकता है आपकी? पूरे देश की जनता के सामने क्या वायदे किए और उस वायदे के विपरीत आपने अब नेशन एजेंडा कह दिया। आपने ठीक कह दिया, ये तमाशा है। और हमारे जो साथी तमाम की भावना है, सच्चाई है कि ये देश विरोधी है, राष्ट्रीय विरोधी है। और उसका उदाहरण मैं बताऊंगा क्यों है। आप देश को कहाँ अखंड भारत की बात करते हो, ले जाना कहाँ चाहते हो, किन भावनाओं को भड़काना चाहते हो, कितनी भावनाओं को भड़काएंगे? ये सबसे ज़्यादा अनैतिक काम है। किसी भी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उसका सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट होता है। जो जनता से वायदा करके आए उसे बदल करके कहते अभी हमारे इस एजेंडे पर नहीं है। सवाल है अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम का सवाल नहीं है, सवाल है मानसिकता का। मानसिकता कहाँ है? मानसिकता अभी है, मंदिर भी बनाएंगे, 370वीं धारा खत्म करेंगे और आचार संहिता को भी लागू करेंगे। खैर आचार संहिता पर तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। आचार संहिता केवल मुसलमानों के बारे में ही बार बार उकसाने की बात होती है। अरे आचार संहिता तो अब बहुतों की पता चल जाएगी। मुसलमानों ही ने एक एक शादी नहीं करते, कितने कितने करे बैठे हैं। अब मजबूर न करिए, हम तो पब्लिक में भी बोल लेंगे, तो यहाँ को क्या दें। प्लीज अब नैतिकता। आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा समय देखते जाइए, जितना इधर समय कटे वो हम ले लेंगे अपना। हाँ, ये ध्यान रखिए, ये मेहरबानी करेंगे आप। दूसरी तरफ है राष्ट्रीय एकता परिषद में हम भी थे और राष्ट्रीय एकता परिषद जो देश का सर्वोच्च राजनीतिक मंच है उसमें भी वायदा किया कि मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर ही हल्फनामा दे दिया और हल्फनामा देने के बाद भी मस्जिद गिराई गई। ये है नैतिकता, ये नैतिकता है। इनकी कथनी करने में इतना भेद है और कथनी करने में जब भेद होता है जिसके। प्लीज, lot of noise in the house, please. क्या बोले? You hear him. When you get your chance, you can rebut. हम अब नैतिकता नहीं सुनना चाहते, कथनी करने में भेद। और अध्यक्ष महोदय, दो जीव से बात करने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। दो जीवें जिसकी होती है, दो जीव हैं, बुरा मत मानिए, दो जीव से बात मत कीजिए, एक जवान से बोलिए। और हम एक जवान से बोल रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ जो संकल्प किया है लड़ेंगे और सांप्रदायिकता को खत्म करेंगे। और इतिहास में इस बात का गवाह है कि कट्टरवादी ताकतों को हिंदुस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया। कट्टरवादी ताकतें चाहे मेल मिलाप, लेकिन अफसोस है हमारे नेता जो हमारी विचारधारा के थे वो उनका सहारा लेकर के आप उधर बैठे। चाहे जो कुछ कीमत ले ले तो मुलायम सिंह पर जौहर साहब, लेकिन इन शक्तियों के ताकत देने का काम नहीं करना चाहते। चाहे जितनी लालू प्रसाद जी से कोई भी होती, हम तो थे आपके, हमारी साथ जुड़ जाते।
हाँ देश में, और मैं सच्चाई से कह रहा हूँ इजाज साहब, देश में आप ऐतिहासिक पुरुष बन जाते, ऐतिहासिक पुरुष बन जाते, चाहे आप पार्लियामेंट में पहुंचते या न पहुंचते, डिफेंस मिनिस्टर बनते या न बनते, चाहे सड़कों पर पैजामा कुर्ता घूमते रहते, लेकिन आपको हजारों लाखों लोग सड़क पर खड़े होते, मुलायम सिंह जिंदाबाद होते, मुलायम सिंह जिंदाबाद होते। मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री का छोड़ दीजिए, अध्यक्ष महोदय सभी जानता है पूरा सदन। प्लीज आस्क यू मैम। हम वही बता रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री तो छोटी चीज है, अगर मैं जिद कर जाता तो प्रधानमंत्री बन जाता, लेकिन फरकापस्ती के खिलाफ मैंने अपने संघ मोर्चा को नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। ये हम जानते हैं, ज्योति बसु जानते हैं, और ये सोमनाथ चर्चा जी भी जानते हैं सब। अब ये नैतिकता है, चुनाव में दोस्त बनाया किसको? चुनाव में दोस्त बनाया बेचारी पार्वती लक्ष्मी को, और आम सहमति का विरोध करके और बना दिया है तेलुगु देशम, उससे बातचीत कर रहे। ये धोखाधड़ी क्या हमारे साथ धोखाधड़ी आपने कांग्रेस की। इसी तरह से वहां पर हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जैसे समझौता करके चुनाव लड़े, अब दूसरी पार्टी से समझौता कर रहे हैं कि हम चौधरी बंसीलाल पर हटा देंगे, चारों मेरे साथ आ जाओ, एक की परवाह नहीं। यह नैतिकता, केवल नैतिकता यह है कि सत्ता में कैसे बने रहें, सत्ता में कैसे पहुंचे। यह है राष्ट्रीय एजेंडा, सत्ता का एजेंडा है, राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है। इसलिए ठीक कहा सोमनाथ चटर्जी साहब, ये तमाशा है। अब उदाहरण तो हमारे पास बहुत है, नैतिकता कितनी है, अनैतिकता। अब नैतिकता खत्म होता है। अब आपने 13 दिन 11 दिन लोकसभा नहीं चलने दी भ्रष्टाचार के नाम पर, और अब ये सब के सब समा गए। इसमें आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो दोनों हो गए हैं, समुद्र भी हो गए, गंगा भी हो गए। सच्चाई है, गंभीरता से विचार करना, समुद्र भी बन गए, जो चाहो सो आ जाइए। और इनके यहाँ जो चला जाए वो पवित्र हो जाए। गंगा में नहा लिया, संगम में नहा लिया, और जब तक इधर रहे तब तक अपवित्र। मुलायम सिंह अपवित्र, जॉर्ज साहब बड़े अपवित्र थे, और बड़े बड़े अपवित्र माने जाने वाले लोग इधर गंगा में चले जाइए, सब पवित्र, चाहे कुछ करके आए। इसलिए कितने उदाहरण लोगे, कहाँ गए अपराधीकरण, कहाँ गया अपराधीकरण? मध्य प्रदेश गवाह इस बात का है अध्यक्ष महोदय, 2 उम्मीदवार ऐसे खड़े किए मध्य प्रदेश के अंदर जो अपराधी इतिहास के कारण उनके पर्चे दोनों के खारिज हुए, डमी करके लड़े। कैसा अपराधी की बात है? कहाँ अपराधी की बात है? प्लीज will you sit down please? प्लीज वो बात आई। आप बैठिए। अब सबसे बड़ा उदाहरण, अब एक ही उदाहरण देंगे, उदाहरण है बहुत सा अध्यक्ष साहब। उत्तर प्रदेश में आज जो सरकार बनी है, और जिस सरकार को बनाने का सबसे बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी को है, उसमें भ्रष्टाचार जो मंत्री बने हुए हैं वो गंभीर भ्रष्टाचार में हैं, और अपराधी भी हैं, और ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि जिस दिन कैबिनेट का मंत्री की शपथ ले रहे थे उस दिन गैर जमानती वारंट था, उसके 3 या 4 दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया गया, जो गिरफ्तारी, उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हाई कोर्ट ने 3 या 4 दिन बाद। इसलिए अपराधी का
अरे आप अभी इसी मंत्रिमंडल में जिन पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के मंत्री बना दिए। क्यों कहलवाना चाहते हो? मेरे बहुत से दोस्त हैं उनमें, आप क्या करें? कह तो रहे हैं। हाँ, आप सुनिए, हम तो कहेंगे, आप सुनते जाइए ना साथ साथ, अपनी भी खोलते जाइए स्टोरी। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तर देंगे उस समय ये जरूर बताएं कि आपके मंत्रिमंडल में सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो फिर 6 दिन का ये लोकसभा चला ही क्यों थी? और फिर स्वच्छ प्रशासन, ईमानदार प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार के आरोप के मंत्री बने होंगे, तो देश की जनता आप पर उंगली उठाएगी। जब प्रधानमंत्री अगर ईमानदार होगा तो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में भी सारे लोग ईमानदार होना चाहिए। ठीक उदाहरण दिया था अडवाणी जी ने, जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर के कहा कि मैं तब तक नहीं कोई पद लूंगा सरकारी जब तक हम अपने लोकसभा में अब न्यायालय हमको मुक्त नहीं कर देगा। प्लीज हाँ, कहा आप जितनी उसकी तो मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। हाँ, यही तारीफ करेंगे। आप प्रधानमंत्री की तारीफ हम कैसे करते? मुलायम सिंह जी, आप उनसे बात मत कीजिए, इधर है। अरे इसी आधार पर हो जाएंगे, होम मंत्रालय उन्हीं पर है। इतना पुलंदा बांध लेंगे, वे कमजोर नहीं है, बहुत सबके पुलंदा बांधेंगे और सबकी फाइल बना रहे होंगे। हम लोग आपको सावधान कर रहे हैं, आपकी आलोचना नहीं, बुरा मत मानिए, हम आपको सावधान कर रहे हैं। आने वाले खतरों के लिए हमारे सामने जो खतरे हैं उनको तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। कोई बड़ा बहुमत नहीं है। आप बार बार कहते हैं आपकी सरकार किसने गिराई? हमारी सरकार गिराई कांग्रेस ने, जो बहुत बड़ा है दल, और आपके यहाँ तो मानी बूटा सी चाहे तो आज ही गिर जा, एक ही गिर जाए। हमने वो तो बड़ी पार्टी थी। ये तो बड़ी पार्टी थी, एक निर्दलीय अगर चाहे तो गिरा दे। तो इसलिए आप इन बातों में मत जाइए कि सरकार किसने गिराई, वो बड़ी पार्टी थी, गिराई। लेकिन आपकी तो अभी ताकत ऐसी कि एक ही कोई खिसक जाए तो अभी गिर जाएगी। मानवत, अब कितनी अफसोस की बात है, इनका संस्कृति, एक संस्कृति भी नारा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया है। हम नकल के पक्षधर नहीं हैं और आपको ये भी विश्वास होना चाहिए, और ये भी आपको होना चाहिए। मिस्टर प्रधान, आप हमको नहीं बोले थे, आप बोले। अशोक, नहीं इसी तरह नहीं, प्लीज। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, हम नकल के पक्षधर नहीं हैं, नकल के विरोधी हैं। और जहां मैं टीचर रहा हूं, अभी तक होम एग्जामिनेशन में नकल अभी तक नहीं हो रही है, हमारी परंपराएं डाली हुई है। लेकिन जिस तरह का काला कानून उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, जिस काला कानून जो देश में उत्तर प्रदेश में बना है, जो आपके हल्ला बोलेंगे, अभी क्या हुआ, आप बोलेगा हल्ला, हल्ला तो बोला ही जाएगा। इसलिए मानव सभ्य के समाज या सभ्य देश में इस तरह का काला कानून शिक्षण संस्थाओं में कहीं दुनिया में लागू नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर भी किसी भी राज्य में लागू नहीं है। छात्र छात्राएं 16 साल 15 साल के बच्चे जाएंगे जेल में, और वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधी बनेंगे मंत्री। आपके होम मंत्री जी बैठे हुए बता दें सदन के अंदर जितने हैं, जितना चाहो आप उनसे मिलकर बना दी बता दिए, फिर आपके गिरा देंगे कितने कितने हैं, हमारे पास है सूची। और बड़े दो अफसरों के ऐसे ऐसे साहब, अरे ठीक है साहब, हम कोई गलत नहीं बात कर रहे, इनका
इनको हाल कहा जवाब बाद में तो रवि देते हैं। हाल कहा जवाब देते हैं। ये तो सवाल जवाब तो नहीं इसलिए है हम तो जो भी पूछेंगे आप उसका जवाब मत कीजिए, आप भाषण हम तो आपसे ही देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं। आपको ही देख रहे हैं। उस पर मत जोड़िए, हमें तो नहीं देख रहे, आपको ही देख रहे हैं। इसीलिए सीधा अगर हमने इधर देख दिया तो और गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपको आपत्ति उधर से आ जाएगी। इसलिए आज इसे हम प्रमाण दे रहे हैं कि नैतिकता, भ्रष्टाचार, संस्कृति, आपने देख लिया कि लोकसभा में अपराधियों को टिकट दिया, ये विधान परिषद में भी टिकट दिया। और यहाँ तक इस बात का प्रमाण है कि सन 91 के चुनाव से लेके अभी तक कि मेरे खिलाफ कोई भला आदमी चुनाव लड़ने के लिए इन्हें नहीं मिला अभी तक। बताएं अटल जी, बताएं, हम स्वीकार कर लेंगे। अरमान मुलायम सिंह जी, मेरे खिलाफ आपने किस भला आदमी को चुनाव लड़ाया था? प्लीज नथिंग। मेरे खिलाफ किस भला आप बैठिए, मैं क्यों आप बैठिए, उस बात को कहना चाहिए। आप बैठिए, आप बैठिए। मेरे खिलाफ आप किस भला आदमी को चुनाव लड़ाए थे पिछली बार से? हाँ, आप Mr. Virendra चुनाव Singh। लड़ाए थे और आप तो कम से कम ये बात मत कहिए कि मेरे Nothing will go on the top. हाँ? आप तुरंत मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाए थे। मेरे खिलाफ तुरंत चुनाव लड़ाएंगे और आप कैसे पे छड़ गएंगे? आपके खिलाफ अच्छे आदमी का चुनाव लड़ाएंगे? Please, आप why don't you sit down? Please, Mr. Virendra Singh, please. He is not yielding. Why are हम क्यों नहीं कहेंगे? No, ये नहीं, लोग मैं भी कहने के लिए आया हूं, मेरी भी बात I am on my leg. I am on my leg. नहीं, See, नहीं। यहाँ के परंपरा आप जानते हैं, आप सीनियर मेंबर हैं, आप सीनियर मेंबर हैं, आप सीनियर मेंबर हैं, आप सीनियर मेंबर हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्लीज, संबंधित बात है, ये जो मैं मुझसे संबंधित बात है, अगर वो ये करते हैं तभी आपको क्यों नहीं कहूंगा ये बात? नहीं मुझसे आई एम सॉरी। ये एक सज्जन अगर यहाँ भाषण करते हैं, उनको वो अगर यील्ड करते हैं तभी आप खड़ा होकर कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं क्यों नहीं बात करूंगा? हाँ जी हाँ प्लीज, हाँ आप मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। देखिए प्लीज, ऐसा तो नहीं होगा। वैसा तो कैसा इसका हाउस कंट्रोल करेंगे भाई? दिस इज टू बैड। नहीं, इनके खिलाफ अपराधी लड़ता है, मेरे खिलाफ किसको लड़ाए थे आप? अभी बता आपको बोलना नहीं चाहिए। आतंक महोदय, मैंने इसलिए कहा हमारी तो मैगजीन में अपराधियों की पार्टी है ही। मैगजीन में, टीवी पर जहाँ देखिए वहाँ पर मुलायम सिंह के अपराधी हैं, लाल सेना के अपराधी, हम तो हैं ही अपराधी। आप हैं तो आप बताइए, आप क्यों चिढ़ते हो? हम लोग तो अपराधी हैं ही, हम तो हैं ही स्वच्छ छवि वाले। अब आप बताइए, हमारे बारे में तो आपने जाने क्या क्या बोल दिया है। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं, उसमें है क्या? हम तो हैं ही। हमें तो अनैतिक कहते हो, अपराधियों का जंगल कहते हो। और मुसलमान इधर महोदय मैंने बताया। मिस्टर कमल चौधरी प्लीज। प्लीज, उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनको जान से मारने की कोशिश की है। पूछिए हमसे। हाँ वही बता रहे। इसलिए आतंक महोदय मैंने कहा कैसे संभालेंगे? हम अपराधी नहीं हैं। आप लोगों ने अपराधी को साल तक कहते ही रहे, हमें तो कहते ही रहे। अभी क्या हो गया? हमारे तो जान से मारने की योजना बनाई थी, वो मायावती बोल चुकी है। महोदय मैं कह रहा था, महिला बिचारी दल हम पर, हमारे दलों पर, सब पर भ्रष्टाचारी अपराधियों के आरोप लगाए, तो हम पर तो आरोप लगाते ही रहे आप, और हम सच छवाले साबित हो गए। हमने कहा कि हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे, और हमने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया। आपने ऑब्जेक्शन किया था, हम नहीं कहना चाहते वीरेंद्र सिंह से ज़्यादा, आपने एहतजाज किया था, इलेक्शन कमीशन ने उनका पर्चा सही पाया,
इलेक्शन कमीशन ने पर्चा सही पाया, अदालत ने सही पाया। इसे इसको क्या है, हम ज्यादा नहीं इलेक्शन कमीशन के बारे में मत चर्चा करिए। इलेक्शन कमीशन ने बिना रिपोर्ट के मेरे यहाँ 82 जगह पोलिंग कराया। इलेक्शन कमीशन की चर्चा यहाँ मत करिए। इलेक्शन कमीशन आरोप रिपोर्ट लगाया था ना, पंचायती इलेक्शन लगाया था और 82 बूथ पर चुनाव कराया था। इलेक्शन कमीशन की चर्चा करते हैं। हाँ, बात सुनिए। हाँ, बड़ा जुर्म हुआ था। कहा ना जुर्म। फातमी, मिस्टर फातमी, मुलायम सिंह जी is capable enough to defend himself. Why are you getting up? आम सहमति देख लीजिए। ये जब कह रहे हैं आम सहमति, जिन्होंने हमेशा टकराव की राजनीति की हो, वो आम सहमति आ जाएगी। कहाँ से आम सहमति लाओगे? आम सहमति कब 1977 में दोहरी सदस्यता के नाम पर टकराव करके हम लोगों की इतनी तकलीफ उठा करके, ये सही है कि इमरजेंसी 19 महीना जेल में रह करके तकलीफों के साथ सरकार बनाई। ये दोहरी सदस्यता ने ऐसा टकराव किया जिसकी वजह से 1977 की बहुमत की सरकार भी हम लोग नहीं चला पाए। हमें टकराव किया। और जब 1990 में हम जब मुख्यमंत्री बने तो लाखों लोग ले जाने की युद्ध हमें क्या थी? ये टकराव किसने पैदा किया? मस्जिद गिरा करके ये देश के अंदर टकराव किसने पैदा किया? और ठीक कह रहे थे आप, बम्बई, सूरत, भोपाल, कानपुर, बनारस, जहां दंगा, हत्याएं, लूट पाट और बोल घृणित काम किया गया कि बम्बई से के अंदर बहुत से परिवार अपने बच्चों को गोदी में लेकर के लखनऊ के स्टेशन पर, उनके पास कुछ भी नहीं था। ये टकराव किसने पैदा किया? समाज के अंदर, देश के अंदर टकराव पैदा करे। एक एक टकराव, हर स्तर पर टकराव। अभी परसों ही टकराव कर दिया, अध्यक्ष जी चुन गए, बधाई है। लेकिन जिस देश को मजबूत करना था तो संगमा साहब कम से कम उत्तर पूर्वी इलाके का अगर एक अध्यक्ष रहता तो सीमाओं से लगे हुए लोग, उनका फक्र था कि हमारी हिस्सेदारी हिंदुस्तान की सर्वोच्च पद पर है। तो आम सहमति क्या, हमने तो आम सहमति से पहले संगमा साहब ने चुने तो हमने आम सहमति दिखा दी और आम सहमति से अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहना, आपकी नीयत के बारे में कह रहे हैं। आप आम सहमति की बात करते हैं और टकराव हमेशा करते हैं। तो ये दो जबान से मत बोलिए, एक जबान से बोलिए। अभी कैसे समझ में आएगा? अभी मान है, अभी इसे मानवर हम आप थोड़े ही समय में अपनी पूरी बात करें। अभी से आपका टाइम ओवर हो गया, इसलिए हम आपसे इतना ही समझ दिया मुझे। हाँ, कितना? 15 समय पूरा दीजिए, डिस्टर्ब बहुत हुआ है बहुत। अरे मानवर हम थोड़े समय में अपनी बात। आपका टाइम 16 मिनट, आपने आधा घंटा लिया। पारदर्शिता, अब पारदर्शिता की बात बहुत अच्छी लगती है। प्लीज मैं कंडक्ट, अगर पारदर्शिता है तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं अपने उत्तर में, क्या संघ परिवार के आप सदस्य है या नहीं? तो पारदर्शिता कहाँ जा जाएगी? तो पारदर्शिता संघ परिवार में कहाँ है? जब ये बताएं, अगर बताएंगे कि संघ परिवार में आपका रिश्ता है या आप संघ परिवार के मेंबर हैं, तो हम पारदर्शिता के बारे में और संघ परिवार के विस्तार में किसी मौके में सदन में अपनी बात कहेंगे। हम आपसे सुनना चाहेंगे इसके बाद। इसलिए और ये अब ज्यादा नहीं कहेंगे सरकार क्या क्या हुई है, मंत्रिमंडल बनाते हैं, सरकार बनाते हैं तो सहयोगी दलों से। आप ये बताएं, अभी तक कहीं नहीं कहा गया मान्यवर, समाप्त कीजिए कि ये गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारी सरकार थी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की सरकार, संयुक्त मोर्चा की सरकार। जौहर साहब, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपके दल की नहीं। अभी तक किसी मीडिया में, किसी अखबार में कहीं भी गलतफहमी मत रहिए, कहीं भी। इसलिए हम आपसे, ये सही है, हम आपसे अब जहां तक आप कहना चाहते हैं, राष्ट्र, बहुत मुझे खुशी है, मैं बहुत सबसे ज़्यादा पक्षधर हूँ
भारतीय भाषाओं की तरक्की के लिए, तमिल भाषा की तरक्की के लिए, गुरमुखी के लिए, मलयालम के लिए, तेलुगु के लिए, कन्नड़ के लिए, सारी भाषाएं, चाहे बंगाली हो, पंजाबी हो, चाहे असमिया हो, सारी भाषाओं के तरक्की के पक्षधर हमें। बताओ अब कहाँ गया हिंदी प्रेम अध्यक्ष महोदय, अब कहाँ चला गया? और इन भाषाओं की तरक्की, फिर बताइए अगर हिंदी प्रेम है तो बताओ एक भी शब्द अंग्रेजी हटाओ आया है क्या? जज साहब बताइए, आप कैसे समझौता करते? अंग्रेजी हटाओ आया एक शब्द? जो हम लोग पिटे भी हैं, जेलों में भी गए, आप सारी क्षेत्रीय भाषा को जहाँ तरक्की, हमने तो 8 भाषाओं को पढ़ाना शुरू किया था अध्यक्ष महोदय। तमिल को मैंने भाषा पढ़ाया उत्तर प्रदेश के अंदर, तेलुगु और सारी भाषा दक्षिण की पढ़ाने का हमने इंतजाम किया मुख्यमंत्री होकर के। लेकिन अंग्रेजी हटाओ के अभी मोह बना है। अरवानी जी, आप भारतीयता की बात करते हो, विदेशी भाषा नहीं हटा पाते। 50 साल की आज़ादी के बाद करो काम, ये बढ़िया, मैं समर्थन कर दूंगा, हटाओ अंग्रेजी। अब जब तक अंग्रेजी नहीं हटाओगे तब तक ये राष्ट्रीय मोर्चा ढकोसला है। इसे मैंने कहा ये देश विरोधी है, ये विदेशियों के प्रभाव वाला ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है या राष्ट्रीय एजेंडा है, ये विदेशी भावना से, विदेशी मानसिकता से भरा हुआ है। तैयार हो गए, हम तैयार कर लेंगे, वो है सहमत, तैयार कर लेंगे। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक अल्पसंख्यकों के बारे में संतोष बात करते हैं, पिछड़ों के बारे में, किसानों के बारे में, किसान बर्बाद है, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान बर्बाद, पूरे हिंदुस्तान का किसान बर्बाद। कई तूफान है, कई समुद्र का तूफान है। और अभी तक पहले दिन आप कहते थे हम लोग समाजवादी के पहले ही दिन कोई एक ऐसा काम करेंगे जो चमत्कारी काम हो, 6 महीना के अंदर भी ऐसा काम करेंगे जिससे सारी जनता महसूस करे कि सरकार में अंतर है। हाँ, कोई कौन सा काम हुआ? क्या घंटे हो गए? क्या घंटे हो गए? अभी तक कोई चमत्कारी काम हुआ क्या? कब करेंगे आप? 6 महीना नहीं, हम लोग 24 घंटा वाले बैठे, 6 महीना तो अलग बात है। 24 घंटे हमें समाप्त कीजिए प्लीज, कंक्लूड कीजिए अभी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज कंक्लूड। अध्यक्ष महोदय, ये जहाँ तक अफसरों के बारे में, बैठे तब जहाँ तक रक्षा, वाजपेयी जी ने अपना भाषण 11:40 पर खत्म किया। 11:40 से लेकर के 3:25 पर वहीं से बोला जा रहा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे टाइम को मिल रहा है। प्लीज अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कीजिए। मैं अपनी बात पूरी कह लेता। जहाँ तक रक्षा नीति का सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपने कई बार बयान दिए हम एटम बम बनाएंगे, एटम बम बनाएंगे। आप 13 दिन प्रधानमंत्री रह चुके थे, जौहर साहब से मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और 13 दिन जब प्रधानमंत्री रह चुके तो आपको सब पता है। हम भी रक्षा मंत्री रह चुके और आप भी प्रधानमंत्री 13 दिन रह चुके थे पहले, आपको क्या पता नहीं था? इसके बाद अनावश्यक चर्चा, देश के सामने परमाणु शक्ति एटम बम बनाएंगे, कहो कि नहीं 13 दिन में कुछ पता था। ये ऐसा संवेदनशील मामला है जिसको 13 दिन में रह करके आपने जान लिया होगा, मुझे विश्वास है और हमें पता। फिर उसके बाद परमाणु शक्ति बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर वही हम लोग कहते थे परमाणु शक्ति के बारे में हमारे विकल्प खुले हुए हैं, वही फिर आपको कहना पड़ा कौन सी नई बात। और जो आधुनिक हथियारों के इस देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए, देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, अगर उसी को आपने लागू कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसको मुलायम सिंह जी आप कंक्लूड कीजिए। मिनिस्ट्री ने क्या किया है, उसको मत बुलवाइए यहाँ पर। हमें मालूम है आपने क्या किया वहाँ पर। प्लीज कंक्लूड नाउ। आप डिफेंस मिनिस्ट्री की दुआई मत दीजिए यहाँ पर। पक्ष में जो मतदान करेगा, वो मतदान करेगा, वो हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में महान सेनानियों के विरोध में वोट होगा, गरीबों के खिलाफ वोट होगा, भ्रष्टाचार के समर्थन में वोट होगा, और ये वोट अल्पसंख्यकों के विरोध में वोट होगा, जिसमें आज शानदार हिंदुस्तान के अंदर हम सभी को जोड़ना चाहते हैं। आप तो बंद, और जोड़ने के बाद आप समाप्त कीजिए। करना चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
सबको एक रखना चाहते हैं। और जहां तक मुसलमानों के बारे में शक करते हैं, हम अपराधी नहीं है। आप लोगों ने अपराधी को साल तक कहते ही रहे, हमें तो कहते ही रहे। अभी क्या हो गया? हमारे तो जान से मारने की योजना बनाई थी, वो मायावती बोल चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था महिला बेचारी दलित हम पर, हमारे दलों पर, सब पर भ्रष्टाचारी अपराधियों के आरोप लगाए, तो हम पर तो आरोप लगाते ही रहे आप, और हम सच छलवाले साबित हो गए। हमने कहा कि हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे, और हमने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया। आपने ऑब्जेक्शन किया था, हम नहीं कहना चाहते वीरेंद्र सिंह से ज्यादा, आपने एहताज किया था। इलेक्शन कमीशन ने उनका पर्चा सही पाया, इलेक्शन कमीशन ने पर्चा सही पाया, अदालत ने सही पाया। इसे इसको क्या है, हम ज्यादा नहीं इलेक्शन कमीशन के बारे में मत चर्चा करिए। इलेक्शन कमीशन ने बिना रिपोर्ट के मेरे यहाँ 82 जगह पोलिंग कराया। इलेक्शन कमीशन की चर्चा यहाँ मत करिए। इलेक्शन कमीशन आरोप रिपोर्ट लगाया था ना, पंचायत में अफसर लगाया था और 82 बूथ पर चुनाव कराया था। इलेक्शन कमीशन की चर्चा करते हैं। हाँ, बात सुनिए। हाँ, बड़ा जुर्म हुआ था। कहा ना जुर्म। फातमी, मिस्टर फातमी, मुलायम सिंह जी is capable enough to defend himself. Why are you getting up? आम सहमति देख लीजिए। ये जब कह रहे आम सहमति, जिन्होंने हमेशा टकराव की राजनीति की हो, वो आम सहमति आ जाएगी। कहाँ से आम सहमति लाओगे? आम सहमति कब 1977 में दोहरी सदस्यता के नाम पर टकराव करके हम लोगों की इतनी तकलीफ उठा करके, ये सही है कि इमरजेंसी 19 महीना जेल में रह करके तकलीफों के साथ सरकार बनाई। ये दोहरी सदस्यता ने ऐसा टकराव किया जिसकी वजह से 1977 की बहुमत की सरकार भी हम लोग नहीं चला पाए। हमें टकराव किया। और जब 1990 में हम जब मुख्यमंत्री बने तो लाखों लोग ले जाने की हमें क्या थी? ये टकराव किसने पैदा किया? मस्जिद गिरा करके ये देश के अंदर टकराव किसने पैदा किया? और ठीक कह रहे थे आप, मुंबई, सूरत, भोपाल, कानपुर, बनारस, जहां दंगा, हत्याएं, लूट पाट और बोल घृणित काम किया गया कि बम्बई से के अंदर बहुत से परिवार अपने बच्चों को गोदी में लेकर के लखनऊ स्टेशन पर, उनके पास कुछ भी नहीं था। ये टकराव किसने पैदा किया? समाज के अंदर, देश के अंदर टकराव पैदा करे। एक एक टकराव, हर स्तर पर टकराव। अभी परसों ही टकराव कर दिया, अध्यक्ष जी चुन गए, बधाई है। लेकिन जिस देश को मजबूत करना था तो संगमा साहब कम से कम उत्तर पूर्वी इलाके का अगर एक अध्यक्ष रहता तो सीमाओं से लगे हुए लोग, उनका फक्र था कि हमारे हिस्सेदारी हिंदुस्तान की सर्वोच्च पद पर है। तो आम सहमति क्या? हमने तो आम सहमति से पहले संगमा साहब ने चुने तो हमने आम सहमति दिखा दी और आम सहमति से अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहना, आपकी नियत के बारे में कह रहे हैं। आप आम सहमति की बात करते हैं और टकराव हमेशा करते हैं। तो ये दो जबान से मत बोलिए, एक जबान से बोलिए। अभी कैसे समझ जाएगा? अभी मानना अभी इसे मानवर हम आप थोड़े ही समय में अपनी पूरी बात कर लें। अभी से आपका टाइम ओवर हो गया, इसलिए हम आपसे इतना ही समझ दिया मुझे। हाँ, कितना? 15 समय पूरा दीजिए, डिस्टर्ब बहुत हुआ, बहुत। अरे मानवर हम थोड़े समय में अपनी बात। आपका टाइम 16 मिनट, आपने आधा घंटा दिया। पारदर्शिता, अब पारदर्शिता की बात बहुत अच्छी लगती है। प्लीज मैं कंडक्ट, अगर पारदर्शिता है तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं अपने उत्तर में, क्या संघ परिवार के आप सदस्य है या नहीं? तो पारदर्शिता कहाँ जा जाएगी? तो पारदर्शिता संघ परिवार में कहाँ है? जब ये बताएं, अगर बताएंगे कि संघ परिवार में आपका रिश्ता है या आप संघ परिवार के मेंबर हैं, तो हम पारदर्शिता के बारे में और संघ परिवार के विस्तार में किसी मौके में सदन में अपनी बात कहेंगे। हम आपसे सुनना चाहेंगे इसके बाद। इसलिए
और ये अब ज्यादा नहीं कहेंगे सरकार क्या क्या हुई है, मंत्रिमंडल बनाते वक्त, सरकार बनाते वक्त सहयोगी दलों से। आप ये बताएं, अभी तक कहीं नहीं कहा गया मान्यवर समाप्त कीजिए कि ये गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारी सरकार थी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की सरकार, संयुक्त मोर्चा की सरकार। जौहर साहब, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपके दल की नहीं। अभी तक किसी मीडिया में, किसी अखबार में कहीं भी गलतफहमी मत रहिए, कहीं भी। इसलिए हम आपसे, ये सही है, हम आपसे अब जहां तक आप कहना चाहते हैं राष्ट्र, बहुत मुझे खुशी है, मैं बहुत सबसे ज़्यादा पक्षधर हूँ भारतीय भाषाओं की तरक्की के लिए, तमिल भाषा की तरक्की के लिए, गुरुमुखी के लिए, मलयालम के लिए, तेलुगु के लिए, कन्नड़ के लिए, सारी भाषाएं, चाहे बंगाली हो, पंजाबी हो, चाहे असमिया हो, सारी भाषाओं के तरक्की के पक्षधर हमें। बताओ अब कहाँ गया हिंदी प्रेम अध्यक्ष महोदय, अब कहाँ चला गया? और इन भाषाओं की तरक्की, फिर बताइए अगर हिंदी प्रेम है तो बताओ एक भी शब्द अंग्रेजी हटाओ आया है क्या? जहाँ साहब बताइए, आप कैसे समझा सकते? अंग्रेजी हटाओ आया एक शब्द? जो हम लोग पिटे भी हैं, जेलों में भी गए, आप सारी क्षेत्रीय भाषा को जहाँ तरक्की, हमने तो 8 भाषाओं को पढ़ाना शुरू किया था अध्यक्ष महोदय। तमिल को मैंने भाषा पढ़ाया उत्तर प्रदेश के अंदर, तेलुगु और सारी भाषा दक्षिण की पढ़ाने का हमने इंतजाम किया मुख्यमंत्री होकर के। लेकिन अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी हटाओ के अभी मोह बना है। अरवानी जी, आप भारतीयता की बात करते हो, विदेशी भाषा नहीं हटा पाते। 50 साल की आज़ादी के बाद करो काम, ये बढ़िया, मैं समर्थन कर दूंगा, हटाओ अंग्रेजी। अब जब तक अंग्रेजी नहीं हटाओगे तब तक ये राष्ट्रीय मोर्चा ढकोसला है। इसे मैंने कहा ये देश विरोधी है, ये विदेशियों के प्रभाव वाला ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है या राष्ट्रीय एजेंडा है, ये विदेशी भावना से, विदेशी मानसिकता से भरा हुआ है। तैयार हो जाए, हम तैयार कर लेंगे, वो है सहमत, तैयार कर लेंगे। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक अल्पसंख्यकों के बारे में संतोष बात करते हैं, पिछड़ों के बारे में, किसानों के बारे में, किसान बर्बाद है, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान बर्बाद, पूरे हिंदुस्तान का किसान बर्बाद। कई तूफान है, कई समुद्र का तूफान है। और अभी तक पहले दिन आप कहते थे हम लोग समाजवादी के पहले ही दिन कोई एक ऐसा काम करेंगे जो चमत्कारी काम हो, 6 महीना के अंदर भी ऐसा काम करेंगे जिससे सारी जनता महसूस करे कि सरकार में अंतर है। हाँ, कोई कौन सा काम हुआ? क्या घंटे हो गए? क्या घंटे हो गए? अभी तक कोई चमत्कारी काम हुआ क्या? कब करेंगे आप? 6 महीना नहीं, हम लोग 24 घंटा वाले बैठे, 6 महीना तो अलग बात है। 24 घंटे हमें समाप्त कीजिए प्लीज, कंक्लूड कीजिए अभी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, प्लीज कंक्लूड। अध्यक्ष महोदय, ये जहाँ तक अफसरों के बारे में, जहाँ तक रक्षा, वाजपेयी जी ने अपना भाषण 11:40 पर खत्म किया था। 11:40 से लेकर के 3:25 पर वहीं से बोला जा रहा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ 2.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे टाइम को मिल रहा है। प्लीज अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड कीजिए। मैं अपनी बात पूरी कह लेता। जहाँ तक रक्षा नीति का सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपने कई बार बयान दिए हम एटम बम बनाएंगे, एटम बम बनाएंगे। आप 13 दिन प्रधानमंत्री रह चुके थे, जौहर साहब से मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और 13 दिन जब प्रधानमंत्री रह चुके तो आपको सब पता है। हम भी रक्षा मंत्री रह चुके और आप भी प्रधानमंत्री 13 दिन रह चुके थे पहले, आपको क्या पता नहीं था? इसके बाद अनावश्यक चर्चा, देश के सामने परमाणु शक्ति एटम बम बनाएंगे, कहो कि नहीं 13 दिन में कुछ पता था। ये ऐसा संवेदनशील मामला है जिसको 13 दिन में रहकर के आपने जान लिया होगा, मुझे विश्वास है और हमें पता। फिर उसके बाद परमाणु शक्ति बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर वही हम लोग कहते थे परमाणु शक्ति के बारे में हमारे विकल्प खुले हुए हैं, भाई फिर आपको कहना पड़ा कौन सी नई बात। और जो आधुनिक हथियारों के
इस देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए, देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए जो हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, अगर उसी को आपने लागू कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जनाब कंक्लूड, उसको मत बुलवाइए। मुलायम सिंह जी एक आप कंक्लूड कीजिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, उसको मत बुलवाइए यहाँ पर। हमें मालूम है आपने क्या किया वहाँ पर। प्लीज कंक्लूड नाउ। आप डिफेंस मिनिस्ट्री की दुआई मत दीजिए यहाँ पर। पक्ष में जो मतदान करेगा, वो मतदान करेगा, वो हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में महान सेनानियों के विरोध में वोट होगा, गरीबों के खिलाफ वोट होगा, भ्रष्टाचार के समर्थन में वोट होगा, और ये वोट अल्पसंख्यकों के विरोध में वोट होगा, जिसमें आज शानदार हिंदुस्तान के अंदर हम सभी को जोड़ना चाहते हैं। आप तो बंद, और जोड़ने के बाद आप समाप्त कीजिए। करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक रखना चाहते हैं। और जहाँ तक मुसलमानों के बारे में शक करते हैं आप, मुसलमान कौम इस देश की शानदार कौम है, जब मौका आया तो देश की कुर्बानी में सबसे आगे रहा है। उस पर अंगुली मत उठाओ, शक मत करो, शक करोगे तो खतरा पैदा हो जाएगा। प्यार मोहब्बत से देखोगे तो देश मजबूत हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, और आपको याद दिलाना चाहते हैं, जहाँ साहब 1930 और 31 का इतिहास पढ़ लेना, ऐसी पार्लियामेंट के सहारे हिटलर आया था, इसी जहाँ यही समाजवाद का नारा दे के आया था, यही राष्ट्र भक्ति की भावना पैदा करके आया था। और उसके बाद हम सब लोगों ने आज हम कहना चाहते हैं, आपको सावधान करना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का इतिहास आगे आने वाली पीढ़ी और को माफ करे या नहीं करे, जहाँ साहब और बंडारा साहब आपको माफ नहीं करेंगे। जो हिटलर ने जिस तरीके से सत्ता अपनाई थी, इन्हीं नारों के नेक्स्ट स्पीकर, इसी तरह ये फरकापस्ती ताकतें, ये नाजीवादी ताकतें आज हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्ज होना चाहती है। इसलिए हम आपको सावधान करते हैं। श्री जॉर्ज और फर्नांडिस। इसी के साथ इस प्रस्तुत प्रस्ताव को मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष जी, इसी सदन में 96 में एक विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ था।